फ्रेंड्स वेलकम है एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। तो पीसीएस यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उस पर हम बात करेंगे। यूपी पीसीएस जो 27 अक्टूबर को होने वाला है, साथ ही साथ ARO आरओ और अन्य परीक्षाएं होने वाली हैं। तो हिंदी है, ये सामान्य हिंदी की बात करेंगे, हम हिंदी पे लेके चलेंगे। तो ये हिंदी है, तो शुरू करते हैं वीडियो हिंदी पे। तो अगर अभी तक आपने और क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को भी देख लेना। तो विभिन्न जो है टॉपिक्स पे जो है वीडियो है, और फेस वाली भी है और वैसी भी वीडियो है। तो शुरू करते हैं। तो वर्णमाला एक दृष्टि में क्या कहती है कि जैसे ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है, इस पे बात कर रहे हैं। तो ह्रस्व जो स्वर होता है वो पहले जो वर्णमाला होती है उसमें दो चीज़ होती हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। उसके बाद व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अब क्या है कि जो ह्रस्व स्वर है वो छोटा, छोटी, बड़ा ऊ और ऋषि होता है, जिनकी संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर होते हैं उसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी है, बड़ी है, छोटा ओ, बड़ा ऊ, इसकी संख्या 7 होती है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से प वर्ग तक तथा डाडंडिया ढाडक्कन होता है। 25 + 2 होते हैं। टोटल जो संख्या होती है 27 होती है। अंतःस्थल जो अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं या, र, ल, व, 4 होती है इनकी संख्या। ऊष्म व्यंजन होते हैं वो श, 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 हा होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। तो पहला होता है व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा आगत और पांचवा संयुक्त। तो हमने 3 की बात कर ली, स्पर्श की, अंतःस्थ की और ऊष्म की। तो अब आगत की बात कर रहे हैं। आगत जो होता है उसमें जा होता है और फा होता है, 2 होते हैं इसमें टोटल। और संयुक्त व्यंजन होता है, उसमें संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 6, त्र, ज्ञान, श्र। तो इसमें संख्या 4 होती है। अगर इसमें जोड़ें स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तो टोटल और इंगा और ढाडक्कन को छोड़कर टोटल जो होते हैं वो होते हैं 33। और स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 11। कुल व्यंजन होते हैं 41। ठीक है, तो टोटल हो गए 52। तो 52 व्यंजन होते हैं। 52 व्यंजन वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं टोटल। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखने वाली बात है। कुल व्यंजन है हमारे पास 41 और उसके बाद 33 ये रहे, 33 यहाँ तक, 33 और 6। तो 33 और 6 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने, 39। 39 और 2 11, 39 41, 39 40 और 41 हो जाएंगे। 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे टोटल 11 को जोड़ते हुए 52। तो टोटल अक्षरों की संख्या होगी 52। इस तरीके से हम इसका जो है विभाजन करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला में जो संख्या है उस संख्या को भी बात कर ले रहे हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कैसे क्या होता है। तो जैसे पुनर्विलोकन अगर इसका देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ये परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो पहली बात तो स्वर की परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये स्वर की परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तीसरा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये वाली बात याद रखने वाली है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। तो ये मूल जो 4 स्वर हैं वो छोटा आ से लेके छोटा ई और छोटा ऊ और ऋषि, वो ह्रस्व स्वर है। उसके बाद आते हैं मूल स्वर। मूल स्वर में क्या क्या आता है, तो मूल स्वर में अपना आता है क्या, मूल स्वर में क्या आता है कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं, इन्हें ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, तो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर देखते हैं। बड़ा आ हो गया आपका,
छोटी बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, छोटी ए हो गई, बड़ी ए हो गई, छोटा ओ हो गया और बड़ा हो गया। तो ये जो 7 शब्द हैं, 7 स्वर हैं, वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब चलते हैं दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? बड़ा आता है, बड़ी ई आती है और छोटा और बड़ा ऊ आता है, तो इन्हें दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। अब चलते हैं आगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, ये वाला। तो संयुक्त स्वर क्या है कि छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे चलते हैं कि आगत स्वर क्या होते हैं। तो जो ओ होता है, जिसको आधी चंद्र बिंदी होती है, तो जिसमें आधी चंद्र बिंदी होती है उसको आगत स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर क्या है? अब अग्र स्वर की बात करते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी है, ये जो है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। उसके बाद चलते हैं मध्य स्वर पे। मध्य स्वर क्या क्या होता है कि मध्य स्वर में छोटा आ को रखा जाता है। अगर पूछ लिया कि मध्य स्वर में कितने स्वर आते हैं, तो एक ही स्वर आता है, वो है छोटा। अब पश्च स्वर पे आते हैं। पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ और उसके बाद बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ आता है। समृत स्वर में चलते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है। आगे अगर चलते हैं तो अर्ध समृत क्या होता है? छोटी ए, बड़ा ओ। और विव्रत जो होते हैं, विव्रत स्वर में क्या आते हैं? बड़ा ओ, बड़ा आ और बड़ी ए। अर्ध विव्रत में कौन कौन से स्वर आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। छोटी ए, छोटा आ, बड़ा, छोटा ओ और ओ। इस तरीके से ये स्वरों की बात हो जाती है। ह्रस्व स्वर की मूल स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर, संयुक्त स्वर, आगत स्वर, अग्र स्वर, उसके बाद मध्य स्वर, फिर उसके बाद पश्च स्वर, उसके बाद समृत स्वर, उसके बाद अर्ध समृत स्वर, उसके बाद विव्रत स्वर, उसके बाद अर्ध विव्रत स्वर। इस प्रकार से ये स्वरों को भी आते हैं। ये इतने स्वर हैं। अच्छा, एक बात एक नोट करके यहाँ बात लिखी है कि जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 हैं। जीव के आधार पर जो स्वर के प्रकार हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अब चलते हैं, टोटल जो कुल व्यंजनों की संख्या 41 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, अब इसकी बात कर ले रहे हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो है ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। आगत व्यंजन कितने हैं, तो 2 हैं। इस तरीके से कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, तो ये भी हमें आना चाहिए। अच्छा, अब संयुक्त व्यंजन चलते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हो गए? तो संयुक्त व्यंजन में 6 जो होता है छतरी वाला, उसमें का और सा जुड़ा होता है, 67 कोण वाला, तो उसको मिला के क्षेत्र बन जाता है छतरी वाला 6। त्रा में त्रा जुड़ा होता है त्र, और उसमें रा जुड़ा होता है, तो मिलके बनता है त्रा। ज्ञान में जाजलेवी और चुलकियाँ जो जुड़ी होती हैं, उनको मिला के जो बनता है वो ज्ञान बनता है। ऋषि में जो है श्री जो होता है, श्री में कौन कौन से शाह और रा जुड़ा होता है, तब वो शाह बनता है, श्री वाला। तो इस तरीके से ये व्यंजन भी हमें याद आना चाहिए कि किस में क्या क्या जुड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं का वर्ग की दुनिया। जो व्यंजन पे अब बात चल रही है, तो व्यंजन स्वरों की तो हमने बात कर ली ऊपर, अब व्यंजनों की बात चल रही है। तो का वर्ग की दुनिया में क्या क्या आते हैं? तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आता है, ये का वर्ग की ध्वनि है। चा वर्ग में क्या क्या आता है? चा, छा, जा, झा, झा, चुलकियाँ आता है, तो ये चा वर्ग की ध्वनि है। अब थोड़ा और चलते हैं इस तरफ। तो इस तरीके से अब टा वर्ग की ध्वनि में क्या क्या आता है, इसकी और बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर ये बड़े विचार की भी बात करेंगे हम लोग। तो अब ये टा वर्ग की जो ध्वनि है, इधर टा वर्ग की ध्वनियाँ है, तो ये टा में टा, ठा, डा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इसमें आ गया। जैसे ये टा वर्ग की दुनिया में इसमें क्या क्या आ गया? तो ये टा आ गया, ठाठा टेरा आ गया, डडलिया आ गई, डाडक्कन आ गया, और अणा खाली आ गई, और डाडक्कन और अणा खाली भी आ जाती है इसमें, आधी आधी। तो ये इसकी टा वर्ग की ध्वनियाँ हैं। ता वर्ग की ध्वनियाँ क्या है? ता, था, दा, धा, ना। ता आ गया, था आ गया, दा आ गया, धा आ गया, ना आ गया। तो ता के बाद जितने भी अक्षर आते हैं नानल तक, वो ता वर्ग की ध्वनियों में आते हैं। फिर उसके बाद आता है पा वर्ग, ना के बाद आता है पाप। तो पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म, तो 5 अक्षर इसमें आते हैं। तो सारे जो है ता से लेके पा तक जो 5 5 अक्षर आते हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आ जाता है।
इसमें आ जाते हैं या, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन। इसको याद रखने वाली बात है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ये आपको बता लेना है कि या, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। तो ये सीसेट का हम हिंदी पढ़ रहे हैं। सीसेट में जो है यूपीएससी का जो सीसेट होता है जिसमें 33% लाना होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी है, हिंदी आती है वहाँ पे, हिंदी आपका उसमें भी आती है आर में, और हिंदी यूपी पुलिस में भी आने वाली है। तो हम स्पेशली बात जो कर रहे हैं पीसीएस की कर रहे हैं, तो ये उसमें हिंदी आ जाएगी। सीसेट में आपका हिंदी भी आपको आनी चाहिए, वरना आपका पेपर कठिन हो सकता है। आगे चलते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? श, श, स, हा। तो ऊष्म व्यंजन है सा, श, षटकोण, सा और हा। इस तरीके से ये ऊष्म व्यंजन हो गया। अब चलते हैं आगत व्यंजन में क्या है? जा, जलेबी और फाफल। जा, जलेबी और फाफल आधा जो ज और फ इसको उच्चारण करते हैं, ये आगत व्यंजन है। आगत मतलब आए हुए। तो इसमें बारे में बाद में बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में छ हो गया, त्र, ज्ञान और श हो गया, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। अर्धस्वर में क्या क्या होता है? अर्धस्वर में होता है या और वा, ये अर्धस्वर हो गए। अब चलते हैं लुंठित व्यंजन में। लुंठित व्यंजन में रा होता है केवल, तो ये लुंठित व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन में चलते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन में ला, लल्लू होता है केवल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन में चलते हैं, सा होता है, शा होता है, शा होता है और हा होता है। ऊष्म ये संघर्षी व्यंजन है। इस तरीके से उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या क्या होता है? अंगाबिंदी होती है और ढाढ़क्कन होता है। तो अब चलते हैं अघोष व्यंजन में। अघोष व्यंजन में क्या क्या होता है? अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे फ, श, 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 प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं, प्रथम और द्वितीय, वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ी सी बात को और लेते हैं, तो फिर इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये है, तो सघोष व्यंजन क्या होते हैं? सघोष व्यंजन ये होते हैं कि सघोष व्यंजन में कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं, जैसे वो सभी सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो जैसे कि डा, अंगाबिंदी और ढाढ़क्कन, जा, जलेबी, यारती, रा, ला, व, हा, ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के तीसरा अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पंचम वर्ण जो होता है, वो क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन कहलाता है। तो पहला हो गया, चतुर्थ हो गया और पंचम हो गया। तो पहला चतुर्थ पंचम, पहला चतुर्थ पंचम, फिर पहला चतुर्थ पंचम, ये सभी स्वर जो होते हैं स्वर सघोष हैं, एवं सभी स्वर सघोष हैं। ये भी बात याद रखने वाली है कि सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं। आगे चलते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण में क्या क्या होता है? प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होता है, वो अल्पप्राण होता है, तथा अंतःस्थ वर्ण भी जो होते हैं अल्पप्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण होता है वो, तथा अंतःस्थ वर्ण भी जो है वो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन से हो गए? या, रा, ला, वा, ये अल्पप्राण है। आगे चलते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसने दे दिए श, 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 हा। और महाप्राण कौन कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ण के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि महाप्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ण जो होगा उसका द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होगा वो महाप्राण होगा। ये वाली बात हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं इसमें कि नासिक के व्यंजन क्या क्या होते हैं? इनका होता है, चुलकियाँ होती हैं, आड़ा, खाली, ना और माँ, ये नासिक के व्यंजन है। कंठ्य वर्ण क्या होता है? छोटा, बड़ा और अंग है, का, ख, ग, घ, अंगाबंदी और हाल भाई, ये कंठवर्ण कहलाते हैं। ठीक है, कंठवर्ण के बाद अब आप आगे चलते हैं, तो अब आगे चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। थोड़ी सी और बात कर ले रहे हैं, जैसे तालव्य व्यंजन रह गया, इनकी और बात कर ले रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तालव्य व्यंजन जो होता है, चाचक्की, छाछत्री, चा, जलेबी, जायंडा, चुलकियाँ, शाह, या, ये जो है तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन क्या क्या है? टा, टमाटर, ठाठरेरा, डाडलिया, डाढ़क्कन और अड़ाकाली और शाह, ये मूर्धन्य व्यंजन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको ये समझना होगा कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो टा, ठा, डा, डा, अड़ा और शा, ये मूर्धन्य व्यंजन है। दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? दंत व्यंजन हो गया त, थ, ध, जो दांत से होके जाते हैं वो दंत व्यंजन होते हैं। होठों से ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म, जो होठों से बोले जाते हैं बंद करके उनका प्रयोग किया जाता है, वो
वो ओष्ठ व्यंजन है। दंतोष्ठ व्यंजन जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं वो वा है। जो दांत का भी सहारा लें और ओठ का भी, वो दंत व्यंजन दंतोष्ठ व्यंजन है। आगे चलते हैं अयोग वा क्या होते हैं। अयोग वा दो तरह के होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार एक बिंदी और एक डंडा, ऊपर एक बिंदी, अनुस्वार दो बिंदी होती हैं खड़ी। तो ये अयोग वा हो गए, अनुस्वार और विसर्ग। अब आगे चलते हैं कि स्वर स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि और स्वर यंत्रामुखी घोष ध्वनि जो होती है वो ऊष्म व्यंजन की ध्वनि है, वो है हा। तो स्पर्श रहित जिसमें काकल्य ध्वनि है, स्वर यंत्रामुखी है, वो हा है। तो उसमें किसी का भी जो है स्पर्श नहीं होता है, वो हा है। आगे चलते हैं इस बात को हम देखते हुए। तो अब हम आगे चलते हैं और एक टेबल देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण कैसा होता है। तो इस तरफ जो टेबल बनी हुई है, ये नाम और वर्ण है, ये उच्चारण का स्थान है, ये अघोष है, अल्पप्राण है, और अघोष है महाप्राण है, और सघोष है वो अल्पप्राण है, और उसके बाद इधर जो है सघोष है वो महाप्राण है। तो ये पूरी टेबल को एक साथ देखते हुए हम चलेंगे। तो टेबल को जो देखते हैं, तो अब क्या है कि जैसे कंठ हो गया, कंठ जो है नाम हो गया कंठ, उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से। कंठ्य हो गया नाम, उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से। अघोष अल्पप्राण कौन सा है, का है। अघोष महाप्राण कौन सा है, खा है। सघोष अल्पप्राण कौन सा है, गा है। सघोष महाप्राण कौन सा है, घा है। और सघोष अल्पप्राण नासिक कौन सा है, वो अंगा है। तो ये बात याद रखनी है कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, और वो भी सघोष है, और अल्प प्राण है वो कौन सा, अघोष है। तो ये भी अघोष अल्प प्राण सघोष और अघोष अल्प प्राण और अघोष सघोष दोनों याद करते हुए हमें चलना है। महाप्राण भी अघोष होता है, महाप्राण भी सघोष होता है। तो ये पूरी टेबल को हमें याद करना है और उसको देखते हुए चलना है। तो ये तालव्य, तालु मुंह के भीतर से बोले जाते हैं। छत का पिछला जो मुंह के छत होती है, जो जिसको तालु जो जीभ लगाते हैं ऊपर, तो वो तालु कहलाता है। तो उससे क्या है, अघोष अल्प प्राण कौन सा, चा चम्मच। अघोष महाप्राण कौन सा, छछुतरी। और सघोष अल्प प्राण कौन सा, जा जलेबी और जा। और सघोष महाप्राण कौन सा है, जा झंडा। और सघोष अल्प प्राण नासिक कौन सा है, चुलकिया। अब चलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब मूर्धा। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है वो जैसे दांत के थोड़े ऊपर वाले दांत होते हैं और दांत के ऊपर जो पिछली जगह होती है जस्ट, उसको जो है मूर्धा कहते हैं। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तो अघोष अल्प प्राण कौन सा है, टा। अघोष महाप्राण कौन सा है, ठा। सघोष अल्प प्राण कौन सा है, वो है डा। और सघोष महाप्राण कौन सा है, ड और डा। अघोष और सघोष अल्प प्राण नासिक कौन सा है, वो है अड़ा। तो आगे चलते हैं दंत्य। दंत्य का मतलब ऊपरी दांतों के निकट से जो शब्द बोले, जो अक्षर बोले जाते हैं, वो उनको दंत्य बोलते हैं। जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें सघोष अल्पप्राण, अघोष अल्पप्राण कौन सा है, ता। अघोष अल्पप्राण ता, उसके बाद था। अघोष महाप्राण था, उसके बाद बात करते हैं सघोष अल्पप्राण की। तो इसमें आता है दा, उसके बाद सघोष महाप्राण में आता है धा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ता था दा ना। तो ये जो बोली जा रही हैं वो दांत से बोली जा रही हैं, इसको जो है दंत व्यंजन बोला जा रहा है। तो ये सघोष और अघोष की बात चल रही है अभी फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से हो गया, ओष्ठ देखते हैं दोनों होठों से कौन कौन बोले जाते हैं। तो अघोष अल्प प्राण है वो पा। अघोष महाप्राण है वो फा और फा। और सघोष अल्प प्राण है वो है बा। और सघोष महाप्राण है वो है भा। और सघोष अल्प प्राण नासिक है वो है माँ। आगे चलते हैं तालुव्य। तालु का मतलब होता है, तालव्य का मतलब तालु मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग होता है उसको तालव्य बोलते हैं। तो इसको देखते हैं। तो इसमें अघोष अल्प प्राण नहीं है कोई, तो अघोष महाप्राण है इसमें श, और सघोष अल्प प्राण है इसमें या। बाकी के अक्षर इसमें नहीं है, वर्ड नहीं है बाकी के वर्ड। आगे चलते हैं वर्तस्य। वर्तस्य का मतलब दंत होता है प्लस मसूड़ा होता है और दंत मूल होता है। दंत उसका पहला भाग होता है, उससे जो बोला जाता है उसको वर्तस्य जो है व्यंजन बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो सघोष महाप्राण आता है श, और सघोष अल्प प्राण आता है या, बाकी नहीं आते। उसके बाद चलते हैं दंतोष्ठ से। तो दंतोष्ठ में आता है ऊपर के दांत प्लस निचला ओठ। तो ऊपर के दांत और निचला ओठ होता है, उसमें जो है ना तो अघोष अल्प प्राण होता है ना ही अघोष महाप्राण होता है। तो
तो उसमें जो होता है तो होता है केवल सगोश अल्पप्राण जो है वह। आगे चलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में मूर्धा होती है। मूर्धा में क्या क्या होता है, भीतरी छत का अगला भाग होता है जिसमें आता है श। तो श में केवल सा ही रहता है। आगे चलते हैं स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित होता है, वो आपने अभी बात करी थी, वो सगोश महाप्राण है जिसको हा बोलते हैं, तो वो स्वर यंत्रीय कहलाता है, हा सगोश महाप्राण है। आगे चलते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त क्या है, जिनके उच्चारण में जीव ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए उसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सगोश अल्पप्राण हो गया अंग, और उसके बाद हो गया अड़ा खाली धड़कन। तो अब चलते हैं आगत जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या क्या कहलाती हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ का जैसे स्पर्शी हो गए, खा जो नुक्ता लगा होता है, खा खरगोश के नीचे जो बिंदी है उसको नुक्ता बोलते हैं। गा जा फा, तो ये सारे क्या हैं, जो है ऊष्म संघर्षी हैं। और ये आगत ध्वनियाँ मतलब आई हुई हैं, जैसे अरबी और फारसी से। तो अयोगवा भी में कुछ आई हुई हैं। अयोगवा कौन कौन से, जैसे अभी हमने बात करी थी कि एक डंडा होता है, ऊपर एक छोटी बिंदी होती है, अनुस्वार होता है, और उसके बाद विसर्ग होता है, दो बिंदी। तो ये हमें बात समझनी है कि आगत ध्वनियाँ भी हैं, जैसे खा गा जा फा। ये इतनी बात हमने इसमें करी है। आगे की बात हम इसमें और करेंगे थोड़ी सी बात, और फिर धीरे धीरे हिंदी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आज की क्लास है हिंदी की। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और जो आपका जो बटन है उसको जो है प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसको बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को उसको जो है नोटिफिकेशन को ऑल को ऑन कर लें, जिससे कि अगर कोई वीडियो बनती है, कोई क्लास आती है, तो सबसे पहले आपको मिले और आपकी तैयारी अच्छी हो। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।